हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ई एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी इनकम टैक्स सीरीज़ के वीडियोस को। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर जो था वो इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेकंड चैप्टर जो था वो था टैक्स रिजीम। सो ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 जो है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। इंडिया में टैक्स लायबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से बेस्ड होती है एक एसएससी के रेसिडेंशियल स्टेटस पर इन प्रीवियस ईयर में एक एसएससी की रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रही है उसके बेस्ड पर ही उस पर टैक्स इम्पोज की जाती है। सो रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी जो है इसको हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 6 में। सो रेसिडेंशियल स्टेटस जानने से पहले हम ये देखते हैं कि जो नेचर ऑफ इनकम होता है वो 2 तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज इंडियन इनकम एंड द सेकेंड वन इज फॉरेन इनकम। सो इफ एनी इनकम अक्रू या अराइज होती है इन इंडिया, अक्रू या अराइज इन इंडिया, लेकिन वो रिसीव इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, ये इंडियन इनकम मानी जाएगी। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इनकम जिसका लिंक अगर इंडिया से रिलेटेड है, वो इंडिया से लिंकअप है, तो ऐसे केस में हम उसे इंडियन इनकम ही बोलेंगे। और इंडियन इनकम जो होती है वो हर किसी के लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, हर किसी के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। सो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि वैसी इनकम जो अक्रू अराइज इन इंडिया हुई हो, भले ही ये रिसीव इंडिया में हुई हो या इंडिया में ना हुई हो, बट ये इंडियन इनकम कहलाएगी। और अगर हम बात करें फॉरेन इनकम की, तो इफ़ एनी इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, कोई भी इनकम जो अक्रू या अराइज हुई है इंडिया के बाहर और रिसीव भी हुई है इंडिया के बाहर, तो ऐसे केस में ये इनकम जो होती है वो फॉरेन इनकम कहलाती है। इसका लिंक किसी भी तरीके से इंडिया से नहीं है, इसलिए इसे हम फॉरेन इनकम कहते हैं। और फॉरेन इनकम जो होती है वो सिर्फ रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, बाकी किसी भी के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। ये टैक्सेबल होती है ओनली फॉर रेसिडेंट के लिए। सो वर्ल्ड वाइड जो है वो 2 मेथड्स होते हैं किसी अर्नड इनकम पे टैक्स इम्पोज करने के। द फर्स्ट मेथड इज सोर्स रूल एंड द सेकेंड मेथड इज रेसिडेंस रूल। सो सोर्स रूल में ये सोर्स रूल ये कहता है कि जो ओरिजिनेट कंट्री होती है इनकम की, यानी एसएससी जिस कंट्री में अपनी इनकम ओरिजिनेट करता है, जिस कंट्री में उसकी इनकम ओरिजिन होती है, वो कंट्री टैक्स इम्पोज करेगी, चाहे एसएससी वहाँ का रेसिडेंट हो या ना हो, उसे वहाँ टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं रेसिडेंस रूल की बात करें तो ये सोर्स पे बेस्ड नहीं होती, ये रेसिडेंस पे बेस्ड होती है। मतलब कि वैसे एसएससीज जो उस कंट्री के रेसिडेंट होंगे उन पर ही ये टैक्स इम्पोज की जाती है। इंडिया में जो है वो रेसिडेंट रूल ही अप्लाइड होता है, और इसमें इसको 3 कैटेगरीज में हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रेसिडेंट, द सेकेंड वन इज़ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड द थर्ड वन इज़ नॉन रेसिडेंट। जो रेसिडेंट होते हैं उनके लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है। इट मीन्स कि इनकम इंडिया में अर्न की गई हो या इंडिया के बाहर अर्न की गई हो, अगर कोई एसएससी उस कंट्री का रेसिडेंट है तो उसे किसी भी तरह की इनकम, चाहे वो इनकम इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, उसे उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं बात करें नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट की, तो इनकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है इनके इनकम अर्न करने के बेस्ड पर इन इंडिया में जो भी इनकम ये अर्न करते हैं सिर्फ उस पर इनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अगर ये कोई इनकम इंडिया के बाहर अर्न करते हैं, यानी अगर ये फॉरेन इनकम अर्न करते हैं, तो उस पर इनकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। सो रेसिडेंट के लिए ऑल टाइप ऑफ इनकम, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन इनकम हो, टैक्सेबल होगी रेसिडेंट के लिए, और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है।
सो अब हम देखते हैं कि एक एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड किया जाता है। सो इसमें दो बेसिक कंडीशंस होते हैं, दो एडिशनल कंडीशंस होते हैं जिन्हें हमें चेक करना होता है। सबसे पहले बात करें दो बेसिक कंडीशंस की, तो अगर कोई एसएससी दो में से एटलीस्ट एक बेसिक कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर देता है तो उसे हम रेसिडेंट कहते हैं, और अगर वो एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाता है। अब रेसिडेंट कहलाने के बाद मीन्स कि अगर एसएससी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो रेसिडेंट में दो कैटेगरीज होती है। द फर्स्ट वन इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब हम यहाँ चेक करते हैं एडिशनल कंडीशंस को। सो जो दो एडिशनल कंडीशंस होते हैं उसमें से अगर एसएससी दोनों ही सेटिस्फाई करता है तब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाता है, और अगर वो एक एडिशनल कंडीशन या फिर एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तब उसे हम नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते हैं। सो दो बेसिक कंडीशंस एंड दो एडिशनल कंडीशंस के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, चाहे वो क्या वो रेसिडेंट है, क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या वो नॉन रेसिडेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंडर आता है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि इंडिविजुअल में भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो सकते हैं। तो ये तीनों कैटेगरीज के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये कैसे डिसाइड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो दो बेसिक कंडीशंस क्या होते हैं और दो एडिशनल कंडीशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करें बेसिक कंडीशंस की, तो हमारा पहला बेसिक कंडीशन है कि ही और शी इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। जो एसएससी है वो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज या उससे ज़्यादा पीरियड तक रहा हो इंडिया में। दूसरा बेसिक कंडीशन ये है कि ही और शी इज़ इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस year and has been in India for a period of 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. It means कि previous year में SSC at least 60 days रहा हो और उस previous year के immediately preceding जो 4 years हैं उनमें टोटल मिलाकर 4 साल में टोटल मिलाकर वो 365 डेज रहा हो इंडिया में। तो ये दो बेसिक कंडीशंस होते हैं, और दोनों में से एक भी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होता है, एसएससी करता है सेटिस्फाई, तो उस केस में वो रेसिडेंट होता है, अदरवाइज़ वो नॉन रेसिडेंट कहलाता है। इस बेसिक कंडीशंस में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। तो फर्स्ट वन इज़ आपका इंडियन सिटीज़न। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर हम सिर्फ कंडीशन 1 चेक करते हैं एंड सेकंड कंडीशन जो है हमारा वो अप्लाइड नहीं होता। तो पहला जो है वो इंडियन सिटीज़न है जो लीव टू फॉरेन फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। कोई इंडियन सिटीज़न जो है वो प्रीवियस ईयर में फॉरेन चला गया है फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर एज अ मेंबर ऑफ क्रूज शिप, तो उस केस में जो है वो हम कंडीशन 1 ही सिर्फ अप्लाई करते हैं, कंडीशन 2 अप्लाई नहीं करते हैं। सेकेंड, इंडियन सिटीजन पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर कोई इंडियन सिटीजन पर्सन है जिसका ओरिजिन इंडिया से है बट वो इंडिया में रहता नहीं है और वो विज़िट करे इंडिया में प्रीवियस ईयर के टाइम पे, तो फिर वैसे में हम दो चीज़ें चेक करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि वो इंडिया में एटलीस्ट 120 डेज़ या उससे ज़्यादा रहा हो बट नॉट मोर देन 180 डेज़। तो 120 से 180 दिन के अंदर का जो पीरियड है उतना वो रहा हो इंडिया में, और उसकी जो इनकम रही हो वो 15 लाख से कम रही हो, तो उस केस में जो है इन एसएससी को ऑलवेज हम नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानते हैं। ये रेसिडेंट होते हैं बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाता है इनको। तो ये बेसिक कंडीशंस थे। अब हम देखते हैं अपने एडिशनल कंडीशंस को। एडिशनल कंडीशन जो है वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आता है। सो इसमें जो पहला जो कंडीशन है वो है ही और शी हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया in at least 2 out of the 10 previous year according to basic condition preceding the relevant previous year। so पिछले
10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर में वो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इंडिया में स्टे करा हो उसने, तो ऐसे केस में वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा। सेकंड एडिशनल कंडीशन है ही और शी हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के ठीक पिछले 7 प्रीवियस ईयर में टोटल मिलाकर वो 730 डेज एसएससी जो है वो इंडिया में स्टे करता हो तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा। सो ये दोनों थे हमारे एडिशनल कंडीशन जिनको चेक करके हम ये डिसाइड करते हैं कि एसएससी जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सो हम अगर समरी ले इसका एक शॉर्टली इसको फुल्ली समराइज़ करें तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट मीन्स रेसिडेंट हम उनको बोलेंगे जो एटलीस्ट एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे और दोनों ही एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट उनको बोलेंगे जो एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे और 1 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे। नॉन रेसिडेंट वो होते हैं जो बेसिक कंडीशंस ही सेटिस्फाई नहीं करते हैं, एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाते हैं। तो ये हमारा समराइज था। सो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF की, जिसको हम सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में पढ़ते हैं। सो एज पर सेक्शन 6 subsection 2 of Income Tax Act 1961, a HUF is either resident in India or non-resident in India. A resident Hindu undivided family is either ordinary resident and non-ordinary resident. तो इसकी भी कैटेगरीज जो है वो सेम एज इंडिविजुअल की तरह बटी हुई हैं। तो जो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हम कैसे इसमें डिसाइड करते हैं, तो अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो होली या पार्टली इंडिया में कंट्रोल किया जा रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो उस केस में वो रेसिडेंट कहलाता है। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से इंडिया के बाहर है तो फिर वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। सो HUF रेसिडेंट डिसाइड करने के बाद मींस कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट HUF का जो है वो होली या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है तो फिर इस केस को हम फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मींस HUF रेसिडेंट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो HUF का जो कर्ता होता है या जो मैनेजर होता है, अगर वो दोनों ही एडिशनल कंडीशंस को जो हम सेक्शन 6 सब सेक्शन 6B में देख चुके हैं, उन दोनों ही एडिशनल कंडीशंस को वो अगर सेटिस्फाई करता है तो उस केस में हम कहेंगे कि HUF जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और अगर कर्ता या मैनेजर जो है HUF का वो दोनों ही एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो उस केस में वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है। अब बात करते हैं हम रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, AOP एंड BOI की। तो जैसा इंडिविजुअल और HUF में हमने 3 कैटेगरीज देखी थी रेसिडेंशियल स्टेटस की, बट फर्म, AOP एंड BOI के केस में ये सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। द फर्स्ट वन इज़ रेसिडेंट एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन रेसिडेंट। ये या तो सिर्फ रेसिडेंट होते हैं या तो नॉन रेसिडेंट होते हैं, इसमें ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। सो अगर फर्म AOP या BOI का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है तो वो रेसिडेंट कहलाएगी। और अगर पूरी तरीके से जो है वो इंडिया के बाहर है इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो फिर वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। वहीं हम बात करें रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी की, तो कंपनी जो होती है वो इनको इस इनकम टैक्स एक्ट में हम 2 कैटेगरीज में देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंडियन कंपनी एंड द सेकेंड वन इज़ फॉरेन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी है तो वो ऑलवेज रेसिडेंट कहलाएगी, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट कहीं भी हो रहा हो, अगर वो इंडियन कंपनी है तो उस केस में वो ऑलवेज रेसिडेंट ही कहलाएगी। और अगर फॉरेन कंपनी है तो उस केस में हम इसका जो डिसाइड है वो अगेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे करते हैं। अगर किसी फॉरेन कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है होली या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है तो वैसे केस में वो रेसिडेंट कंपनी हो जाएगी। और अगर फॉरेन कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो इंडिया के बाहर है पूरी तरीके से तो फिर वो एक नॉन रेसिडेंट कंपनी होगी।
सो हमारा आज के इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है टैक्स इंसिडेंस इन ब्रीफ। मींस कि किन किन सिचुएशंस में रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्स लायबिलिटी इम्पोज होती है, उन सारे सिचुएशंस को हम यहाँ पर देखेंगे। सो हम पहले बात करें तो फर्स्ट इंसिडेंसेस की इनकम रिसीव हुई है इंडिया में, वेदर अक्रू और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कोई इनकम जो है वो अक्रू या अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है बट रिसीव हुई है इंडिया में, तो वैसे केस में ये हर कैटेगरी के लिए टैक्सेबल होगी, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, हर किसी के लिए इनकम टैक्सेबल कहलाएगी। सेकंड इज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर अक्रूड और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इंडिया में कोई इनकम जो है वो रिसीव होती है, डीम टू बी रिसीव, यानी मान ली जाती है कि इंडिया में वो इनकम आपको रिसीव हुई है, चाहे वो इनकम इंडिया में अराइज हुई हो या इंडिया के बाहर अक्रू और अराइज हुई हो, ये भी तीनों कैटेगरीज के लिए टैक्सेबल कहलाएंगी। यानी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, तीनों को इस इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड वन इज इनकम अक्रूड और अराइज इन इंडिया, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो इनकम अक्रू और अराइज हुई है इंडिया में, यहाँ पे रिसीव हो या ना हो, ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। सो जैसा कि हमने पहले ही देखा, जो इंडियन इनकम होती है, मींस कि कोई भी इनकम जो इंडिया से लिंकअप है उन पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती ही है इन ऑल कैटेगरीज, चाहे आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, अगर इनकम इंडिया से रिलेटेड है तो उस केस में आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगेन इनकम जो है वो डीम्ड की गई है, मानी गई है कि इंडिया में अराइज हुई है, और इंडिया में अराइज हुई है बट इंडिया में रिसीव हो या ना हो, अराइज इन इंडिया में है, देन ये भी हर कैटेगरी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। फिफ्थ नंबर पॉइंट है हमारा कि इनकम रिसीव्ड and accrue or arise in outside India from a business controlled or a profession set up in India। So अगर कोई इनकम जो है वो अक्रू और अराइज हुई है इंडिया के बाहर, उस बिजनेस से जिसका कंट्रोल या उस प्रोफेशन से जो सेटअप है इंडिया में, तो वैसे केस में अगेन ये इंडिया से रिलेटेड है बट पूरी तरीके से नहीं, इसलिए इस केस में जो है सिर्फ रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है उन पर ही टैक्स लायबिलिटी इम्पोज होगी, नॉन रेसिडेंट के लिए ये टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। सिक्स नंबर पॉइंट है हमारा इनकम रिसीव्ड and accrue or arise in outside India from a business control or a profession set up outside India। So कोई ऐसी इनकम जो accrued और arise इंडिया के बाहर हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई है, वैसे बिजनेस से जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी इंडिया के बाहर है पूरी तरीके से, तो फिर ऐसे केस में ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि हम ये देखें कि रेसिडेंट जो होती है उनके लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, नहीं वो किसी भी कैटेगरी की इनकम हो, रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल ही होगी, बट ये नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि इस इनकम का लिंक इंडिया से नहीं है। 7 नंबर पॉइंट है इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और राइज इन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से इनकम जो है वो रिसीव हुई है इन या अक्रू और राइज इन सारी चीज़ें इंडिया के बाहर हुई हैं, तो अगेन ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होगी, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए ये टैक्सेबल नहीं होंगी। लास्ट पॉइंट है हमारा इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइज इन आउटसाइड इंडिया। इनकम जो है वो अक्रू अराइज इंडिया के बाहर हुई है, इनकम रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई है इन अर्लियर ईयर्स बट लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पिछले कुछ सालों में वो इंडिया के बाहर अराइज हुई थी, इंडिया के बाहर रिसीव हुई थी, बट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में लाया गया है उस इनकम को, देन इस केस में ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो इनकम थी वो प्रीवियस ईयर की नहीं थी, ये इनकम उससे पहले किसी प्रीवियस ईयर की थी, तो इस केस में जो है ये किसी भी कैटेगरी के लिए टैक्सेबल नहीं होंगी। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। आई होप कि आपको रेसिडेंस स्टेटस समझ में आ गया होगा। हमारा जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 4, वो है एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।